चालू हो गई? चलो आज 10 नंबर का आज आप लोग को उत्तर लिखना है घर में, लिख करके रात में 11 बजे तक फ़ोटो खींच के भेज भी देना। एक प्रश्न रहेगा आज आप लोगों का, उद्यमिता के महत्व को विस्तार से समझाइए। ये प्रश्न रहेगा आज का कि उद्यमिता के महत्व को विस्तार से समझाइए। ये क्या है कि सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है उद्यमिता का महत्व, तो उद्यमिता का महत्व जो है वो आपसे पेपर में आ सकता है। उद्यमी और उद्यमिता की विशेषताएं और लक्षण ये आपको बता दिए हैं। आपको लास्ट क्लास में हमने जो छोड़ दिया था उसके बाद अब ये वाला हिस्सा है, मतलब अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। उद्यमिता के बारे में एक सामान्य परिचय, सेकंड नंबर पर आपने पढ़ा हुआ है उद्यमिता का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट के दम पर कोई भी उत्तर अच्छा नहीं बनेगा। फिर उसके बाद जब आप लोग रिवीजन करें तो उद्यमिता का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जो ये एक पेज में अलग अलग अर्थशास्त्रियों के जो आपने ये क्या कहना चाहिए इनके कोड या इनके कोटेशन को जो आपने लिखा है, इसको बहुत अच्छे से जहन में रख लो। अगर आपने उत्तर की शुरुआत इससे ही की तो इम्प्रेशन कई गुना बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को हमने ये बता दिया है कि उद्यमिता का जो विचार है या उद्यमिता की अवधारणा है, इसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं बुक्कड़ो, इसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो आपको अच्छे से याद करना चाहिए। आप मानसिक और भौतिक, और ये पूरी हफ्ते आपको उद्यमिता पढ़ाए हैं, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि मानसिक में क्या क्या था और भौतिक में क्या क्या था। तो वो अब आपके दिमाग में बार बार आ जाएगा। एक वीक लिए है इसमें पूरा अपन ने बेस बनाने में। फिर उसके बाद आपको ये बता दिया था कि उद्यमिता किस तरीके से परिवर्तनों का परिणाम है। कल वो आप लोगों के लिए उत्तर दिया था, लेकिन उत्तर में थोड़ा बहुत कुछ लोगों का था, लेकिन किसी ने ऐसा सटीक उत्तर नहीं दिया कि बिल्कुल मन में बिल्कुल ये लगे कि 10 में से इसको 7.5 नंबर दे दो। ऐसा उत्तर किसी का नहीं था कि एग्जाम्पल के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ और फिर निष्कर्ष के साथ ये वाली बात करें, कुछ हालिया एग्जाम्पल वगैरह दें। फिर इसके बाद आपको ये भी बता दिया था उद्यमिता के लक्षण या विशेषताएं क्या कहलाती हैं। तो उद्यमिता के लक्षण और विशेषताओं में भी 4 तरीके की चीज़ें अलग से बताई थी। जैसे आप लोगों को आधारभूत विशेषताएं तो बताना ही चाहिए, और आधारभूत विशेषताएं बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ वैयक्तिक विशेषताएं बताई थी, जिसमें एक उद्यमी क्या क्या काम करता है ये बताए थे। फिर उसके बाद आप लोग को ये वाला फ़ैन तो चालू करो ज़रा। फिर उसके बाद आपको ये बता दिए थे कि क्या इसकी आर्थिक और क्या इसकी सामाजिक विशेषताएं हो सकती हैं, तकनीकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो वो सब आप लिख लिए हो। आपके टेस्ट पेपर पर ये पूरे के पूरे प्रश्न आएंगे, पूरे के पूरे जितने आपको हमने बोला है। अभी अगला टॉपिक है आपका उद्यमिता के महत्व को विस्तार से समझाइए। ये सिलेबस पे डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए आपको ये तो बनना ही चाहिए कि उद्यमिता का क्या क्या महत्व है। तो पूरा दिमाग अब आपको इसमें लगा देना चाहिए, ठीक है। जब हाँ ही कम लो, ध्यान पूरा इधर दो, ठीक। तो उद्यमिता का महत्व आएगा तो पहली बात तो देखिए 2 नंबर पे आता है यदि उद्यमिता का महत्व, तो 2 नंबर की उद्यमिता के महत्व पे बात यही करना है आप लोगों को, बस उसको संक्षेप में करना है, कॉमा लेकर के करना है। लेकिन जब आपको ये लगे कि अब इस प्रश्न में मैं वेटेज किसको ज़्यादा दूँ, तो चूँकि उद्यमिता इकोनॉमी का ही एक सब पार्ट है, तो इकोनॉमी का ही सब पार्ट है, तो आप लोगों को आर्थिक महत्व को हमेशा ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। अगर प्रश्न सेपरेट भी बनेगा तो उद्यमिता का आर्थिक महत्व 7 मार्क्स का ये अलग से पूछ सकता है। लेकिन जब उद्यमिता का आर्थिक महत्व सेपरेट पूछेगा तब आपको इसका जिक्र करना है मात्र 10%। इसका उत्तर आपको ऐसा फ्रेम करना है कि भाई आर्थिक महत्व तो है ही, और ये त्वरित रूप से आर्थिक दृष्टि से ही लोगों को या उस क्षेत्र विशेष को लाभान्वित करता है, लेकिन यह आर्थिक समृद्धता या यह आर्थिक विकास आगे जाकर के समाज को, और यही समाज आगे जाकर के राज्य को निर्मित करने में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये दोनों को बात कर लेना है। लेकिन जब 7 मार्क्स पे केवल आर्थिक महत्व आएगा तो आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़े बिना उत्तर नहीं लिखना है। अगर आप देख लो कि हाँ महत्व लिखा हुआ तब तो उसने आपको खोल करके दे दिया कि आपको जो दिल लगे आप कर दो। लेकिन जब उसने आर्थिक महत्व किया है तो वेटेज 90% इसका रहेगा, और 90% वेटेज इसका रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन सभी चीज़ों का आपको खुलासा आना चाहिए, कि इनका खुलासा करना है। खुलासे में भी आप लोग जो बचपन में किया करते थे 6वीं 8वीं में, कि निर्यात संवर्धन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि निर्यात को बढ़ाना।
तो एक एक्सप्लेनेशन 6वीं कक्षा में करके आए हो। निर्यात संवर्धन का तात्पर्य है निर्यात को बढ़ाना। इसका मतलब ये है कि अपने यहाँ के सामान को विदेश में बेचना, अपने यहाँ। ये कोई एक्सप्लेनेशन पीएससी के लड़के से नहीं उम्मीद करते। निर्यात संवर्धन के लिए आपको कुछ विशेष तरीके की बात करना चाहिए और यही करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने वैश्विक मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को उच्च स्थिति पर स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को मजबूत करने के लिए हमको अपने यहाँ का निर्यात बढ़ाना चाहिए। वर्तमान समय में सकल निर्यात में या आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 या जो भी उस साल आ जाए उसके अनुसार हमारी सकल निर्यात में रैंकिंग इतनी है, इस रैंकिंग में सुधार हो रहा है, जबकि इतने वाली हमारी जो इकोनॉमी है इतने ट्रिलियन डॉलर की है, इस पे निर्यात का वेटेज इतना है। तो यहाँ पर बस बात वही है कि निर्यात संवर्धन को जब आप खुलासा करेंगे तो आपने 6वीं 9वीं में क्या किया कि इससे मिलते जुलते अपने मन के विचार दे दिए, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको लेकर के आपने इकोनॉमिक सर्वे, इसको लेकर के बजट, इसमें इसको लेकर के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इसको लेकर के IMF की रिपोर्ट, इसको लेकर के और भी अलग अलग तरीके के जो सूचकांक आते हैं जैसे प्रतिस्पर्धा सूचकांक, नवाचार सूचकांक, लॉजिस्टिक सूचकांक, इन सारे सूचकांकों का महत्व लेकर के अगर इसका एक्सप्लेनेशन करोगे तब तो 7 में से आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन कई लोग इसको छोड़ करके क्या करते हैं, साइड हेडिंग डालते हैं और मन में कुछ भी डाल देते हैं। पॉइंट लिखा हुआ है गरीबी, या तो गरीबी पे आप ऐसे कह दोगे कि गरीब है, इनका उद्धार करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। नहीं, आप तथ्यों में बात कीजिए फिर से कि अंतिम जो रिपोर्ट हुई है हमारे पास आधिकारिक, ऑफ कर दो, आवाज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। अंतिम जो रिपोर्ट हमारे पास जारी हुई है उसके मुताबिक देश में गरीबी का प्रतिशत लगभग 28% के आसपास रहा है ना। तो ये आपको कहना पड़ेगा। और नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में हमने कुछ सुधार तो किया हुआ है, लेकिन हमको ये चाहिए कि हम अपनी इस गरीबी के आंकड़े को और नीचे तक करके घटाएं। विकसित देशों पर ये वाला आंकड़ा इतना है और हमारे यहाँ पर इतना है। तो यहाँ पर आंकड़े की बात, कुपोषण को लेकर के, कुपोषण का मतलब ये बस नहीं रहता है कि कुपोषण पे आप ये वाली बात करते हैं कि लोगों का, आवाज़ बाहर से आ रही है क्या, डिस्टर्ब कर रही। तो कुपोषण के बारे में जैसे इसकी कुछ अपने आप में एक बेसिक शब्दावलियाँ होती हैं। जैसे कुपोषण में 3 तरीके की चीज़ें रहती हैं। एक शब्द को कहते हैं वेस्टिंग, एक को कहा जाता है स्टंटिंग और एक को कहा जाता है अल्प वजन, एक को अति वजन। 4 मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि यदि कोई इंसान बांस जैसा है, तो आज से याद रख लेना कि बांस जैसा किसी का शरीर है तो वो वेस्टिंग है। अगर बांस जैसा खिंचा जा रहा है मतलब ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, तो वो आज से क्या हो गया, वेस्टिंग। खंबे जैसा शरीर वेस्टिंग। वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि जब लंबाई के अनुरूप वजन ना बढ़े। वेस्टिंग की डेफिनेशन यही होती है और ये WHO ने ही दी है कि जब लंबाई के अनुरूप वजन ना बढ़े तो इसको वेस्टिंग कहते हैं। स्टंटिंग क्या होता है, स्टंटिंग का मतलब ड्रम जैसा शरीर। स्टंटिंग का मतलब क्या कहलाता है, ड्रम जैसा शरीर। इसका मतलब ये होता है कि जब वजन के अनुरूप कद ना बढ़े। इसका मतलब क्या होता है, जब वजन के अनुरूप कद ना बढ़े। ऐसे याद ना रहेगा, ऐसे ही याद रहेगा। अगरबत्ती जैसा शरीर है यदि तो इसका मतलब वेस्टिंग, और ड्रम जैसा शरीर है तो स्टंटिंग। यही चलता है। अल्प वजन तो आप जानते हो कि अगर आयु के अनुरूप या इन सभी चीज़ों को, और अति वजन भी आप जानते हो कि यदि बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा हो, 18 to 25 या BMI वगैरह, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। तो कुल मिलाकर के मैं जो अभी जो बताया पीछे 5 मिनट में, इसका निचोड़ अब आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो टॉपिक जितने भी आए हैं अभी PSC पे, जैसे सोशियोलॉजी, जैसे ये हो गया, जैसे प्रबंधन हो गया, जैसे राष्ट्र हो गया, व्यक्तित्व विकास हो गया, सुरक्षा हो गया, इन सब में उत्तर आप लोगों से आते हैं, लेकिन उन उत्तरों से काम नहीं चलेगा अगर आप उत्तर आंकड़ों के आधार पर नहीं लिखेंगे तो। जैसे एक पॉइंट इस पर ये लिखा हुआ है, कि GDP या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि में सहायक। तो आपको लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से बीते 2-3 साल की GDP का हमारी ग्रोथ रेट ये पता होनी चाहिए। अलग अलग एजेंसियों के थ्रू अगर उसका उल्लेख करोगे तो बात बनेगी। रोजगार के अवसरों का सृजन, यहाँ पर बेरोजगारी की क्या दर चल रही है शहरी और ग्रामीण, इसके आंकड़ों का महत्व रहेगा। नवीन उपक्रमों की स्थापना, इस पे आपको स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या अलग तरीके की जो मध्य प्रदेश शासन ने योजनाएं लाई हैं, शायद एक स्टाइपेड योजना कोई लाई थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ पा रही है, 8,000 रुपये प्रति माह पे। तो इस तरीके की बातें करना पड़ेंगी, उसके बिना उत्तर ये बनेगा नहीं। बाकी ये क्या क्या आर्थिक महत्व है ये तो सब बता देंगे साइड हेडिंग,
ठीक है। तो अभी फिलहाल यही याद रखिए आप कि उद्यमिता का यदि महत्व आता है 10 मार्क्स का, और प्रश्न रहता है उद्यमिता के महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो पहली बात तो जैसे ही ये शब्द आप पढ़ें 10 में या 7 में कहीं पर भी कि विस्तार से करना है, स्पेसिफिक किसी एक सेक्टर को नहीं पूछा है, तो आप ये 3 चीज़ें आज से हमेशा याद रख लें। एक को कहते हैं राजनीतिक, एक को कहते हैं सामाजिक, एक को कहते हैं आर्थिक, एक को कहा जाता है धार्मिक, एक को कहते हैं सांस्कृतिक। लेकिन अब धार्मिक सांस्कृतिक शायद यहाँ पर नहीं फिट हो पाएगा। धार्मिक सांस्कृतिक उद्यमिता को लेकर के शायद उसको हम सामाजिक में ही कंक्लूड कर सकते हैं। जो मतलब सांस्कृतिक है उसको सामाजिक के साथ देखा जा सकता है, शैक्षणिक को अलग से नहीं देखा जा सकता है, सामाजिक के साथ देखा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक के साथ। तो मोटे मोटे तौर पर मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बच्चे को ये 5 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए, और ये 5 चीज़ें यदि उसकी बॉडी में फिट हैं और उसको इसके आधार पर उत्तर लिखना आता है तो वो औरों से 2 नंबर आगे चल रहा है। ये आज से याद रखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। उद्यमिता के महत्व की जब बात आई तो उद्यमिता के महत्व के लिए हमने ये 3 तरीके की चीज़ें निकाल ली, एक तरफ निकाल ली। एक क्रम में पहले मेरे हिसाब से पहले आर्थिक लिखना था यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा वेटेज उसी का है। तत्काल प्रभाव आर्थिक महत्व में पड़ता है, तो आप कहिएगा कि आर्थिक महत्व है, सामाजिक महत्व है और राजनीतिक महत्व है। अब आर्थिक महत्व है, अब एक तरीका क्या है कि इसको मैं रट लूँ, एक तरीका यही कि इसको रट लूँ, लेकिन मैं क्यों रटूँ, मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेता हूँ कि आर्थिक महत्व क्या कहलाता है। तो आर्थिक महत्व का मतलब देखिए, अपने दिमाग में ऐसा अपन रख सकते हैं आर्थिक महत्व को लेकर के कि यदि कोई उद्यमी होता है तो एक उद्यमी क्या करेगा, एक उद्यमी जो रहेगा उसको नए तरीके का व्यापार खोलना है। ये तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ लिया है हमसे, नए तरीके का व्यापार खोलना है। और नए तरीके का यदि व्यापार चाहिए, अगर वो नए तरीके का व्यापार करने के लिए अग्रसर है और सोसाइटी को लग रहा है कि इसका जो ये नया एंटरप्रेन्योर है ये जा कर के बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, तो अगर ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा तो सीधी बात है कि इसको पूंजी की ज़रूरत तो पड़ेगी। और जब पूंजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो अभी आप लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े थे कि पूंजी की ज़रूरत के लिए या तो ये डेब्ट लेगा, डेब्ट फाइनेंस, या तो ये क्या लेगा, शेयर वगैरह। तो आप पहले नंबर पर ये करिए कि लोगों के पास, देखिए सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए सेविंग्स किसके पास रहती है, तो सबसे ज़्यादा बचत घरेलू बचत ही कहलाती है। जो लोगों के पास पैसा बचा है, इससे बड़ा पैसा किसी के पास नहीं है। यदि ये वाला पैसा देश के लिए, देश में इन्वेस्टमेंट के काम पर आए, तो फिर उन देशों का मतलब, अपने यहाँ पर ये नियम है कि बैंक में पैसा जमा कर दो, जबकि विकसित देशों में इस पैसे को व्यापार या उद्योग या नए तरीके के रोजगार के अवसरों में लगा दो। ये विकसित देश को और आगे लेकर के जाते हैं। यदि ये पता चल जाए कि हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोग उद्यमी या उद्यमिता की अवधारणा को रखते हैं या उद्यमी बनना चाहते हैं, तो वो घर की बचत ऑटोमेटिकली मार्केट में आएगी। फिर ऐसी स्थिति पे उद्यमी क्या करेगा कि अपने बॉन्ड, डिवेंचर, ये सारी चीज़ें जारी करेगा, और ये जारी भर नहीं करेगा, लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करेंगे। तो ये वाली लाइन आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि यदि उद्यमिता का कॉन्सेप्ट किसी राष्ट्र विशेष में है तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र विशेष में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन होगा। और सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे यहाँ पर टैलेंट भरा पड़ा रहता है, लेकिन हमारे पास शुरुआती इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। और शुरुआती इन्वेस्टमेंट को लेकर के सरकारें बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जो हमारी घरेलू बचत है, वो घरेलू बचत किसी तरीके से मार्केट में आए, बाजार पे आए। इसलिए सरकार फिर वो अलग अलग तरीके की योजनाएं लाती है कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 18 साल की उम्र से लेकर के 40 साल तक जमा करते रहिए। इसलिए लाडली बहना योजना कि कम से कम इस फॉर्म पे लोगों का पैसा मिले। सरकार वो पैसा जमा करके कोई उनको वो नोट दूध नहीं देता है, सरकार उससे नई तरीके की इंडस्ट्री खोलती है। समझ गई? तो ये वाली लाइन आपको याद रखना चाहिए आर्थिक महत्व में। और किसी भी देश में यदि पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिल रहा है तो इसका मतलब मामला बहुत आगे चला गया। और ऑटोमेटिकली कहिए कि पूंजी निर्माण के बाद आप कहिए नए उपक्रमों की स्थापना, नए उपक्रमों की स्थापना। ये दूसरी नंबर की चीज आपको याद रखना चाहिए। नए उपक्रमों का मतलब यहाँ पर केवल और केवल कंपनी है। नए उपक्रमों की स्थापना, इसका मतलब कंपनी है। और यदि नए उपक्रम खुलते हैं तो ऑटोमेटिकली, हम रटा नहीं रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि एक बार समझने के बाद, क्योंकि रटा तो कोई सकता नहीं है मेंस, जब तक आपके मन में अंदर से विचार ना आए, जब तक आपका लिंक वाला नॉलेज नहीं आया, जब तक आपको ये ना पता चला कि मैं पढ़ा कुछ नहीं हूँ लेकिन लिख सब दूंगा, तब तक मज़ा नहीं आ पाएगा। नए उपक्रमों की स्थापना होगी तो ऑटोमेटिकली आप बोलेंगे कि लोगों को नौकरी पे नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, नए रोजगार का
सृजन। जब नया रोजगार होगा, नए उपक्रमों की स्थापना, नए रोजगार होगा। अच्छा, इससे एक और फायदा क्या हो सकता है कि जब पूंजी रहेगी तो पूंजी को कई बार हम आंतरिक उद्योगों में लगाते हैं, कभी बाह्य उद्योगों पे भी लगाते हैं। तो इस पूंजी से क्या कर सकते हैं कि हम कोई नवीन तकनीक भी खरीद सकते हैं। नवीन तकनीक को खरीदना, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है पीएससी वालों के लिए कि अपने यहाँ पर मतलब रिमोट लॉन्चिंग तकनीक इतनी बढ़िया है कि दुनिया भर के लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग अपने यहाँ पर कराते हैं। तो इसलिए एक और चीज़ जो ये है, नवीन रोजगार के अलावा नवीन तरीके की तकनीकों का विकास अपने यहाँ पर होगा। और नवीन तकनीकों का विकास जब होगा तो ऑटोमेटिकली कहिए कि उत्पादकता में वृद्धि होगी। देखिए, एक शब्द होता है उत्पादन। उत्पादन का मतलब ये होता है कि इतने से खेत पर 10 बोरा, लेकिन जब इसी पे हम साइंस लगा देंगे, इसी में टेक्नोलॉजी लगा देंगे, इसी में अन्य कोई ज्ञान लगाएंगे, तो यही खेत अब 10 बोरे की जगह 50 बोरा देने लगेगा। तो इसको आप बोलिए कि प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ या प्रति क्षेत्रफल उत्पादकता में वृद्धि। और जरूरत इस चीज की है। इन सभी चीजों को जब हम करेंगे, जब हमारे पास उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी या ग्रॉस तरीके के प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा कि कई सारी चीजों को अभी हम क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, यहीं पर देखो। जब ये होगा तो अभी कई सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं कि कई सारी चीज़ों को हम विदेशों से आयात कर करके हम अपना काम चला रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये शब्द याद करिएगा, आयात प्रतिस्थापन, ये इकोनॉमिक्स का शब्द है। और आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि देखिए, जो सामान हम मंगा रहे थे वो ऐसा नहीं कि उस सामान का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, वो सामान हम यूज़ धूमधाम से करेंगे। बस इतना कर देंगे कि जो सामान अभी तक मंगा रहे थे वो अपने घर में ही पैदा करना शुरू कर देंगे। तो हमने एक प्रकार से इसको रिप्लेस कर दिया, उस प्रोडक्ट को जो अभी तक हम उसको इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसको हम अपने यहाँ पर खुद पैदा करने लगे। ये वाली अवधारणा आती है आयात प्रतिस्थापन। और कुछ चीज़ें तो अपन एक्सेस में और कमा ही लेंगे, तो आयात प्रतिस्थापन तो होगा ही, साथ ही साथ हम अपने निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा निर्यात संवर्धन। और निर्यात संवर्धन का मतलब होता है निर्यात को बढ़ाना। जब आयात और निर्यात को बढ़ा रहे हैं, आयात बढ़ ही रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि आयात घट रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, उत्पादन और उत्पादकता लगातार बढ़ रही है, तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि उस देश की जीडीपी पे ग्रोथ तो होगी ही। मतलब खत्म नहीं हो सकते आर्थिक महत्व, आप कहाँ तक लेकर के जाना चाह सकते हो, जहाँ तक आपकी मर्जी हो। जीडीपी की वृद्धि होगी, जीडीपी की जब वृद्धि होगी तो वापस वही हम बोलेंगे कि जीडीपी की वृद्धि होगी तो लोगों की आय अवसर पर वृद्धि होगी, और जब लोगों की आय बढ़ेगी तो फिर वापस वही कि लोगों की मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो फिर मार्केट बनेगा, बाजार बनेगा, तो फिर नए उपक्रमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यही प्रोत्साहन क्या करेगा, फिर से नए उपक्रमों की स्थापना की गुंजाइश देगा, पुनः लोग अपनी बचत का निवेश करेंगे, और एक इस तरीके से वर्तुलाकार इकोनॉमी चलेगी हमारी कि फिर इस इकोनॉमी को कोई रोकने वाला नहीं है। तो आर्थिक महत्व पे ये बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप अपना उस पर लौटते हैं जरा। अब इसी चीज़ को देखिए, इस पर यही लिखा हुआ है। अब इस पे अगर आप गौर फरमाएं, इस पे वही चीज़ें हैं, लेकिन इसको रटना नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, पूंजी निर्माण को, अरे बोलो ढोरो, पूंजी निर्माण को, आगे क्या लिखा हुआ है, नवीन उपक्रमों की स्थापना, रोजगार के अवसरों का सृजन, जीडीपी आ गया, और क्या आ गया, जीडीपी आ गया, नवीन उत्पाद, नवीन तकनीक, निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन। जब वो हो गया तो खाद्य सुरक्षा, गरीबी कुपोषण, एनी नहीं है ये, एनीमिया है ये, एनीमिया से निजात, वैश्विक अर्थव्यवस्था में काबिज होने का मार्ग, और भी अनेक चीज़ें। ये किसी पॉइंट से नहीं, जब देखिए, जब रटोगे, ये देखो इन लोगों को, वो वहाँ पे हंस रही हैं, वो उन लोग को ये भी नहीं लग रहा है कि मास्टर की अगर निगाह चली जाएगी तो ऐसा ना हो कि शशि विश्वकर्मा, ये देखो जरा इनको क्लास से बाहर कर दो तुम। कौन है, किसके पास है या जूम की वो, इसमें तो इनको दोनों को ग्रुप से बाहर करो, ग्रुप से बाहर करो इनको तत्काल। बेशर्माई, यहाँ पर क्या हम रंगारंग कार्यक्रम करवा रहे हैं क्या, बाहर करो तत्काल। मतलब एक लेवल तक बेशर्माई अच्छी लगती है, एक दूसरे को मार पीट रही है वो कैमरे के सामने। मास्टर ना हुआ, इनके लिए खिलौना हो गया।
बदतमीजी क्लास के बाहर पर झेल सकता हूँ, अंदर तो यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ तो उसके बाद तो फिर बच के ही रहा करना, किसी भी वक्त भड़क जाएंगे, बहुत बुरे चौपट हो जाओगे पूरे तरीके से। ठीक है, समझ गए? ये आर्थिक महत्व कर लोगे। अब देखो बेटा, अगर 10 नंबर का आता है तो 10 नंबर का मेरे हिसाब से फॉर्मेट क्या है कि अपन को इसका रिपीटेशन नहीं करना है, डबल फ्लो चार्ट नहीं करना है। आप सीधे लिखिए। अगर ये मान लेते हैं कि ये, यदि ऐसा मान लेते हैं कि हमको 2 पेज लिखना है और उद्यमिता का महत्व यदि 10 मार्क्स का आ गया, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आप एक भूमिका ज़रूर लिखेंगे। और भूमिका का मतलब, इसको आप भूमिका भी कह सकते हैं, प्रस्तावना भी कह सकते हैं, परिचय भी कह सकते हैं, बिना साइड हेडिंग के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उद्यमिता जो होता है किसी क्षेत्र या राष्ट्र विशेष में उद्यम त्वरित रूप से उस क्षेत्र के आर्थिक विकास को, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, और यही आर्थिक समृद्धि आगे जा कर के उस क्षेत्र विशेष की सामाजिक अवसंरचना और वहाँ की राजनीतिक सुदृढ़ता या राजनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। इसके महत्वों को निम्नानुसार देखा जा सकता है। इतनी लाइन भर गई, और इसके बाद अगली लाइन पर सीधे आप बीचों बीच पे हेडिंग डालिए आर्थिक महत्व, क्योंकि आपको 2 पेज लिखना है 10 मार्क्स में। आपने हेडिंग डाल दी, इसके बाद आर्थिक महत्व, इसको आप बॉक्स पे ले लीजिए तो अलग से दिखेगा उसको, कॉपी चेक करने वाले को। अब पहले नंबर पर आप लिखिए कि पूंजी निर्माण में प्रोत्साहन। अब आपको 5 ही 5 पॉइंट लिखना है, तो 5 पॉइंट आप इसके लिखेंगे पूंजी निर्माण में। देखिए, पढ़ के 15 जाएंगे, याद 5 ही आएंगे वहां पर। तो पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, इसके बारे में 2 लाइन की डिटेल कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर, अभी हम आपको बता देंगे कि हमारे यहाँ पर बचत का इतना हिस्सा है, निगम बचत इतनी होती है, सरकारी बचत इतनी होती है, घरेलू बचत इतनी होती है। क्योंकि घरेलू बचत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट हो, इसलिए पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन तो मिलता ही है। नए रोजगार के अवसरों का सृजन आपने लिखा, इस पर लिखिए अभी बेरोजगारी की दर हमारे यहाँ पर शायद 8% है और इसको घटाने की नितांत आवश्यकता है। ऐसी कोई बात, जैसे ही आपका हिस्सा ये वाला खत्म हो जाए या ये पूरा पेज भी खत्म हो जाए आर्थिक महत्व के बाद, तो अगले पेज की स्टार्टिंग आप वापस करो ऊपर से, और उद्यमिता का यहाँ पर पुनः लिखो सामाजिक महत्व, और सामाजिक महत्व को लेकर के आप पुनः ऐसे ही अपने छोटे छोटे 3, 4, 5 पॉइंट यहाँ पर लिखो। कुछ चीज़ों की व्याख्या ना हो पाए तो नहीं होने दो, जरूरी नहीं है सबकी। और फिर इसके बाद वापस यहाँ पर वही लिखो, अपना राजनीतिक महत्व भी होता है, अन्य महत्व करके कर सकते हो। अंत में एक निष्कर्ष लिख सकते हो, निष्कर्ष कह सकते हो कि किसी भी क्षेत्र पे व्यवसाय या उद्यमी उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के इंजन के जैसे होते हैं। यदि वो चलेंगे तो वहाँ की इकोनॉमी चलेगी, लेकिन वो जो इंजन है उस इंजन के लिए भी ऊर्जा और खनिज की ज़रूरत तो ये वाली बचत ही पूरा करेंगी। इस तरीके की बात करना है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद लिखा हुआ है, तो ये आप लोग बता देंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे ये, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है सामाजिक महत्व। तो सामाजिक महत्व का मतलब क्या कहलाया? सामाजिक महत्व में भी आपको यही सब चीजें याद रखना है कि किसी शुरुआत तो इसकी इकोनॉमी से ही हो रही है, तो सामाजिक महत्व पे भी आपको बात वही वाली करना है। पहले नंबर पर तो ये कि किसी भी क्षेत्र की यदि आय, किसी भी क्षेत्र पर यदि बचत, किसी भी क्षेत्र पर यदि नई कंपनी, किसी भी क्षेत्र पर यदि ये बनता है, तो आपको ये पकड़ लेना है कि इसके बाद रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो फिर पुनः कहिए कि लोगों के पास अब आय बढ़ेगी, और लोगों की जब आय बढ़ेगी तो ये अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा और उनका बेहतर तरीके का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है कि स्वास्थ्य का मतलब जब जुकाम हो गया तो पैरासीटामोल। स्वास्थ्य का मतलब थोड़ा सा पूरी तरीके से स्वस्थ रहने वाली अवस्था है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से शिक्षा होगा, अच्छी तरीके से स्वास्थ्य होगी। अब देखिए, जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगी तो हो सकता है, देखिए हर व्यक्ति के भीतर बहुत सारे टैलेंट हैं, लेकिन उन टैलेंट को उभारने का काम यही शिक्षा करती है। तो जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिस्से का एजुकेशन मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को, तो हम कहेंगे, इसी को ही कहा जाता है कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का हम महत्तम या मैक्सिमम तरीके से हमको उसका आउटपुट मिलेगा। इसके लिए इकोनॉमी में शब्द चलता है जनसांख्यिकीय लाभांश। और अगर बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो वो काम ही क्या करेगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को एक बेसिक लेवल का एजुकेशन मिला। यदि उसने कॉलेज में पढ़ाई की, उसने टेक्निकल पढ़ाई की, उसने स्किल की, उसने ITI किया, IIT किया, IIM जो भी किया, तो उसके बाद वो अपना टैलेंट उभार करके समाज को बांटेगा।
फिर एक आदमी ही 10 लोगों के लिए नई कंपनी बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि जनसांख्यिकी लाभांश तो रहेगा ही। इन सभी चीज़ों की वजह से जब सभी लोगों को रोजगार है तो जो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या भी हमारे यहाँ पर ये गरीबी, ये तो भारत देश में ऑटोमेटिकली कम हो रही है। जब लोगों की शिक्षा रहेगी तो जो भी हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला विस्फोट है जिसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि पर भी निजात मिलेगा। हम दो हमारे दो या हम दो हमारे गिन लो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो यही सिखाएगा ना शिक्षा वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक करके बताना है। गरीबी घटेगी तो यहाँ पर पुनः आय बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि ऑटोमेटिकली जो रहेगा ये नए तरीके के रोजगार मिलेंगे तो इससे बेरोजगारी की दर ऑटोमेटिकली घटेगी। और एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये चीज़ें जो हैं एकदम से बढ़ जाएंगी। आर्थिक महत्व पे पुनः जा सकते हो आप, और आर्थिक महत्व पे ये भी कह सकते हो कि जब नए तरीके के रोजगार, नई तरीके की चीज़ें होंगी तो एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, परिवहन बनेगी, ऊर्जा बनेगी। यहाँ पर ये वाली चीज़ ऐसी नहीं कि मास्टर बता दिया, आप सोचिए, बार बार कह रहा हूँ आप सोचिए। मैं ऐसे सब्जेक्ट भी उठा सकता था जो साइंस वाले हैं, पेपर 3 या पेपर 4 पे जो भी साइंस वाला लेगा, हाँ उसका एग्जैक्ट उत्तर दिया जा सकता है, उसका फिक्स उत्तर है, उसको तो आप रट लीजिए 3 बार तो उसको तो रटा ही देंगे। लेकिन चूंकि इसको रटाया नहीं जा सकता, इसको केवल और केवल ये बताया जा सकता है कि इसका उत्तर लिखें कैसे। पुनः देखिए इसको, तो यही सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे, यहाँ पर यहीं से शुरुआत कर दी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आधारभूत ढांचे का विकास, आत्मनिर्भर समाज की स्थापना, यही कहला गया आत्मनिर्भर कि जब प्रत्येक व्यक्ति पढ़ लेगा, प्रत्येक व्यक्ति काम करने लगेगा तो फिर वो क्यों लाडली बहना योजना के ऊपर मन लगा करके या पेंशन योजना के ऊपर या हमको कोई खाना दे दो रे, ये कर दो रे। आत्मनिर्भर समाज, ये भी कहिए कि अभी मध्य प्रदेश में एक आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की स्थापना, समाज की स्थापना, अंत्योदय की ओर उन्मुख विचार। अंत्योदय इस शब्द को इकोनॉमी पे देखा कीजिए। अंत्योदय का मतलब होता है कि देखिए वैसे तो देश की जीडीपी बढ़ रही है, देखिए ये हमारे यहाँ पर इकोनॉमी कैसी है, ये जितना मैंने ऊपर का हिस्सा डार्क किया है, ये इतने लोगों के पास, इतने ही लोगों के पास देश की 99% संपत्ति है, इतने ही लोगों के पास 99% पॉपुलेशन है, 99% प्रॉपर्टी इतने से लोगों के पास है। और बाकी के जितने लोग हैं, जितने ये जितना लगाया है, इतने लोगों के पास मिलकर के 1% संपत्ति है देश की, ये हकीकत है। मतलब इतने पर ये अंबानी, अडानी, बजाज और पता नहीं कौन कौन है, ये मित्तल, फित्तल, सिंघानिया, सानिया, ये सारे इतने में सिमट गए हैं और उनके पास 99 रुपए, और यहाँ पर बाकी 1 रुपया पर अपन सब सिमट गए हैं। देश में क्या हो रहा है कि देश की, अभी मान लेते हैं कि देश की जितनी भी जीडीपी रही होगी, तो ये देश की अगर मान लेते हैं अभी कि 500, ये एक नंबर है, इतनी जीडीपी रही होगी, ये नंबर तो बढ़ रहा है 500, 600 की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन ये 600, ये पूरा का पूरा 100 केवल इतने ही लोगों का बढ़ पा रहा है, इन लोगों की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो इसको बोला जाता है आर्थिक समृद्धि। जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो उसको बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। लेकिन ये कोई समृद्धि है क्या? ऊपर के लोगों का, अंबानी जी की प्रॉपर्टी 8 लाख से 9 लाख करोड़ हो जाए, इससे गांव के कालूराम को कोई फायदा हुआ है क्या? गांव का कालूराम तो वही कालूराम है। तो जब देश में आर्थिक समृद्धि ना हो, जब ये जीडीपी 500 से 600 जाए, लेकिन ये जो +100 है, ये +100 इस लाल वाले हिस्से में ना हो, बल्कि यहां वाला बढ़े, नीचे वाला बढ़े, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है आर्थिक विकास। तो 2 कॉन्सेप्ट हैं, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि का मतलब है देश की जीडीपी बढ़ना, लेकिन ये उस देश की हकीकत को बयां नहीं करता है। देश की हकीकत को बयां करता है आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास का मतलब होता है जब समाज के निचले तबके, सबसे नीचे वाले, बिल्कुल जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे 10-20% भाई लोग हैं, जब उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बढ़े, जब उन लोगों की आय बढ़े, जब उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका पानी, उनका आवास, उनके बच्चों का स्वास्थ्य, तब हम बोलेंगे उसको आर्थिक विकास। और जब अंतिम व्यक्ति का उदय होगा उसको बोला जाएगा अंत्योदय। और हम लोग तो अंत्योदय वाले हैं, तो इसलिए ये सामाजिक विकास पर ये वाला पॉइंट जो है आपको अंत्योदय की ओर उन्मुख विचार, तो इस पर आप कहिए कि जो ये सारा जो पूरा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस दिशा की ओर लेकर के जाएगा। और समाज में अभी भी 18-20% लोग तो ऐसे हैं जिनको दोनों टाइम का खाना अभी भी नसीब नहीं होता, तो उन लोगों को मिले तो ज़्यादा बेहतर हो, इन लोगों को अमीर बनाने से क्या फ़ायदा। अधिकतम जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब यही है कि पता नहीं नारियल फोड़ने के बाद क्या मिलता है, हो सकता है बाहर से ऐसा ही दिख रहा हो, फोड़ने के बाद पता चला कि नाइस नारियल यार,
तो हो सकता है कि एक गरीब से कुनबे में एक चिराग ऐसा हो जिसकी रोशनी से सारी दुनिया जगमगा जाए। तो जनसंख्यिकी लमान, जब उस बच्चे को शिक्षा मिलेगी, उस बच्चे को स्वास्थ्य मिलेगा, उस बच्चे को सुविधाएं मिलेंगी, तो इसका फ़ायदा का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी लोग देश की इस विकास की रेलगाड़ी पर सब लोग यात्रा करें और सब लोग अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचें, और फिर उसके बाद राष्ट्र ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। आप हमारे भारी भरकम शब्दों से बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप अपने शब्दों का चुनाव कीजिए। उसके बाद एक और लिखा हुआ है समस्या का सटीक समाधान, और समस्या का सटीक समाधान का मतलब क्या कहलाता है? जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम है, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, लिंग भेद, ये सारा जो कुछ भी देखा जा रहा है, कुल मिलाकर के देखिए एक चीज़ सही है, ये बात है कि यदि आप भूखे हैं तो आपको सपना भी रोटी का आएगा। सिंपल सी बात यह है कि जितनी भी आपराधिक प्रवृत्तियां हों, जितनी भी नशीली दवाओं की लत हो, ये सोशियोलॉजी में आप सब चीज़ें पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बीच पे जो जड़ में जो प्रॉब्लम है वो जड़ यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य ये नहीं मिला तो इसके लिए कभी कोई काम के नहीं बने, और उसके बाद हमेशा वंचना का शिकार हो गए। बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, स्कूल जाने का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, रिश्तेदारों ने बायकॉट कर दिया, समाज ने बायकॉट कर दिया, कहीं हमको काम मिलना नहीं है, पेट तो पालना है, तो अब एक काम करेंगे, जब नौकरी मिलेगी नहीं तो पैसा चुराएंगे तो अपराधी बनेंगे। तो अपराधी क्या है? अपराधी हो जाने के पीछे का बैकग्राउंड ना अपराधी को अपराधी बनाया है। भाई मेरे माता पिता, मेरे पिताजी शिक्षक रहे, मेरे पिताजी ने मेरे को अच्छे एजुकेशन में पढ़ा, अपराधी बनने का मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं था। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल जाता था, आकर के मैं होमवर्क करता था, कोई प्रॉब्लम होगी तो माता पिता इतने शिक्षित तो थे ही कि कम से कम लड़के का रिपोर्ट कार्ड देख ले। तो अपने यहाँ की परिस्थितियाँ अपन को ये बनाई हैं, मैं जो हूँ उसके पीछे मेरी केवल और केवल मेरी परिस्थितियाँ हैं, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। मेरे अपने आप में कुमार अरविंद को कुमार अरविंद होने में रोल केवल 0.001% है। इसके पीछे मेरे यहाँ की सोसाइटी, मेरे यहाँ की फैमिली, मेरे यहाँ का कल्चर, मेरे यहाँ का स्कूल। अदरवाइज इसी तरीके के कोई व्यक्ति को अगर कोई ऐसे तालिबानी या ऐसे मुल्कों में डाल दो, वहीं से कई जगह कसाब पैदा होता है और यहाँ पर इंकलाब भगत सिंह पैदा होता है। तो परिस्थितियाँ किस तरीके की हैं इससे तो फर्क पड़ता ही है। एक और चीज़ ये भी याद रखिएगा, इन्हीं बच्चों को जब पढ़ा देंगे तो इन्हीं में से कोई अब्दुल कलाम बनेगा, और फिर ये सारी चीज़ें हैं रिसर्च और अन्वेषण को बढ़ावा, और अनुसंधान तो होना ही चाहिए, और यही अनुसंधान है जो लोगों को नए नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर के इस पे पॉइंटों की संख्या भी ऐसे तो दिख रही है 7, 6, 60 70 भी हो सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ आपको, आप एक प्रश्न एक जवाब रहता है ज़बान में कि क्या लिखें, और एक रहता है कि क्या क्या लिखें। तो आप अगर क्या क्या लिखें की तरफ बढ़ गए, क्या क्या लिखें का मतलब इसमें 70 पॉइंट बनते हैं, लिखने 7 हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो जो कंपटीशन क्या क्या लिखने वालों के बीच में होता है वही लोग बाजी मार के ले जाते हैं। तो अब इसमें आप सोचिए जरा कि और क्या कर पाएंगे। राजनीतिक महत्व का मतलब यही है, राजनीतिक महत्व के लिए आप जब भी आ जाए राजनीतिक महत्व, तो आप सीधे चले जाइए हमारे संविधान में। राजनीतिक महत्व पे आप सीधे चले जाइए संविधान में। किसी भी क्षेत्र का राजनीतिक महत्व आए, किसी भी विषय का आए, आपको यहाँ पर तो चली जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए उसका सबसे बड़ा औजार है। और हम तो साफ साफ कहते हैं कि अपनी प्रस्तावना ही पढ़ लीजिए, पूरा संविधान समझ आ जाएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी फलाना बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, सीधे आ जाइए पहले नंबर पर लिख लीजिएगा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय की स्थापना। आप ये कह दीजिए सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना। आप अपनी प्रस्तावना से उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक न्याय की स्थापना सेकंड नंबर पर ले आइए। इनकी स्थापना स्वतंत्रता फलाना, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, इन्हीं शब्दों को उठाइए, इन्हीं शब्दों से अपना काम चलाइए। और क्या लिख सकते हैं आप तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं कि अपनापन डीपीएसपी को उठा लीजिए। ऐसी स्थिति पर तो सीधे डीपीएसपी से एक शब्द क्या मिल गया कि हमको अपने राज्य को क्या बनाना है? वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जब ये सारी चीजें रहेंगी तो चौथे नंबर पर सरकार पर पब्लिक का महत्व रहेगा। तो आप कहिए उसके बाद स्थिर और सुदृढ़ सरकारें, इस तरीके की बात। इसके बाद और क्या हो सकता है? पांचवें नंबर की बात कि इस क्षेत्र के जो वोटर रहेंगे वो वोटर थोड़ा हिसाब से वोट देंगे, जिसे हम कहेंगे राजनीतिक जागरूकता। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया राजनीतिक जागरूकता। एक शब्द और चलता है आजकल जो बड़ा मतलब वो है, अभी अगर आप एक सर्वे निकाल लो, अच्छे से बैठो, तन के बैठो, थोड़ा सा कुट जाओगे बहुत बुरी तरीके से, भी पीट पाट देंगे।
आगे देख लेना इसके बाद, तो राजनीतिक जागरूकता। इसके बाद आगे ये याद रखिएगा कि एक शब्द चलता है आजकल, अपराधीकरण। अपराधीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर अभी अभी संसद के सांसदों का खुलासा करोगे तो पता चलेगा कि 50% लोगों के बीच में संगीन अपराध दर्ज है। 50%। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोई अनम्यूट कर लिया है उसको म्यूट कर लो। जब अनम्यूट करने को कहेंगे तब नहीं करते, अभी कर रहे हैं, म्यूट कर लो। अपराधीकरण एक शब्द चलता है, तो मैंने क्या बोला कि 50% के आसपास के लोग या 50% आसपास के एमएलए और एमपीज हैं, इन पे आपको इस तरीके के संगीन अपराध देखने को मिल जाएंगे। तो एक शब्द इस्तेमाल होता है कि आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, राजनीति का अपराधीकरण। या फिर इसके उल्टा भी कि आजकल बाहुबली लोग चुनाव जीतते हैं, वही लोग धन के बल में, बाहुबल के माध्यम से, तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अपराधीकरण की राजनीति। तो ये राजनीति का अपराधीकरण और अपराधीकरण की राजनीति, अगर ऐसे माहौल वाली अगर सरकारें बनेंगी तो उन सरकारों का स्वरूप कैसा रहेगा? तो आप लिख सकते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण से छुटकारा या अपराधीकरण की राजनीति से छुटकारा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में लिंक है। और ये वाले विचार कर लीजिएगा। इस पे पढ़िए, इस पे हमने क्या क्या लिखा हुआ है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अभी आपको बोले थे हमने स्थिर सरकारें। देखिए, अगर किसी निवेशक को, विदेश के निवेशक को इन्वेस्टमेंट करना है तो विदेश का निवेशक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहां की सरकार पर उसको भरोसा हो कि भाई अगले साल भी यही रहेगी, उसके अगले भी यही, कम से कम 5 साल तो रहेगी। ये भरोसा ही नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ऐसी स्थिति पर कहां पर इन्वेस्टमेंट होगा? तो निवेश प्रोत्साहन के लिए स्थिर सरकारों का होना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नई नई कंपनियां बनेंगी। अपन लोगों के यहाँ पर ये आत्मनिर्भर राज्य का धरातलीय स्वरूप। अभी आत्मनिर्भर राज्य, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। नवीन राज्य की नीति एवं योजनाओं में सहायक, नवीन तरीके की नीतियां और योजनाओं पर भी ये सहायक है यदि पैसा एक्सेस में है, हमारे पास अधिशेष में है। जैसे अभी हम लोग खाद्य सुरक्षा देने की स्थिति पर इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर अनाज की कमी तो नहीं है, आराम से चलता रहेगा कार्यक्रम। रोजगार गारंटी, सार्वजनिक उपक्रमों का विस्तार, आत्मनिर्भर भारत एवं मध्य प्रदेश का साकार रूप, ऐसे अनगिनत पॉइंट। ये एक अच्छे पॉइंट अभी डिस्कशन के क्रम पर मिल गया। अपराधीकरण की राजनीति से छुटकारा, राजनीति के अपराधीकरण से छुटकारा। अपने यहाँ के अपने एमएलए, अपने एमपी को देखें तो कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ क्या है, कैसा है। कई जगह तो ऐसे बाहुबली, यूपी वगैरह में तो इतने खतरनाक लोग बनते हैं कि मतलब हमारे अगर ऊपर एक ठो FIR दर्ज हो जाए तो हमको परीक्षा तक देने का अधिकार नहीं है, और परीक्षा तो दे भी देंगे, वेरिफिकेशन में निपटा देंगे। वहाँ पर क्या चल रहा है कि राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है कि राजनीति पर एक इंसान जेल में रह करके चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इंसान जेल में रह करके एग्जाम नहीं दे सकता है। जेल में रह करके वहीं पर इलेक्शन कमीशन उसके पास सारी सुविधाएं पहुंचा देगा। विद्यार्थी एक छोटी सी चोरी कर लिया है, अगर उसके पास कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है और वो बहुत मजबूरी बस चोरी कर लिया है, तो ये क्या है? राजनीति वालों को सुधारना नहीं चाहिए क्या? किस लेवल की बेवकूफ़ी देश में चल रही है कि वहाँ पर 1 रुपये का चावल मिलता है बासमती का सांसद की कैंटीन में, 1 रुपये का चावल, 1 रुपये की दाल, 8 रुपये में लग्जरी थाली मिलती है। और हमारे यहाँ पर 8 रुपये पे पानी पूरी तक नहीं आती है। ये क्या भूखमरी फैली है देश में। वो लोग जितनी बार सांसद बनते हैं उतनी बार पेंशन मिलती है। मतलब अगर यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पर एक गोपाल भार्गव, यहाँ पर अभी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, गोपाल भार्गव रेहली विधानसभा से विधायक रहे हैं, पहले लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, 10 बार के ये विधायक हैं। इस बार इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। 10 बार के ये विधायक हैं। इनको कितनी बार पेंशन मिलती है? 10 पेंशनें इकट्ठी। पहले वाली विधायक की पेंशन एक बार, वो वाली पेंशन, दूसरी वाली पेंशन, तीसरी पेंशन, चौथी पेंशन। ये देश के ये हाल हैं। और उसके बाद अब की बार मोदी सरकार, और ये देश के हालात हैं। पेट्रोल 110 रुपये लीटर, लेकिन अब की बार मोदी सरकार। आग लगा दो राहुल गांधी को और जमाने जहन्नुम जिनको लगाना है। लेकिन ये क्या नाटक नौटंकी चल रही है। यही सारी चीज़ों को देखना है आप लोगों को, और इसे जो आग लगी हुई है इसको बुझा देना है। इसको एक बार भर नज़र और स्कैन कर लीजिए और अपने मन से पॉइंटों को और लिख लीजिएगा। नोट्स तो बना ही लीजिएगा, लेकिन अगर अलग से 3-3, 4-4 पॉइंट आप जोड़ सके तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ तो आग लग जान दो ना, तो क्या दिक्कत है? भरी रिकॉर्डिंग में आग लगा दो, ऐसे पापियों को क्या दिक्कत है? हम तो कहते ही हैं। हाँ कर दो ना तुम, हम तो आग लगा ही देंगे ऐसे को। कि कोई बात है क्या कि 10-10 बार पेंशन वहाँ अग्निवीर वालों को, बेचारों को वहाँ तबाह किए पड़े हो। 22 साल पर लड़का रिटायर होकर के घर आ रहा है, पिताजी
65 साल में नौकरी करने जा रहे हैं 60 साल में, और 22 साल का लड़का रिटायर होकर के घर आ रहा है, तो बेशर्माई है। तो हमको गुस्सा आ जाता है तो हम यही करते हैं। कहाँ गया अगला? अब इसकी ये डिटेलिंग है। अब इसकी डिटेलिंग आप ही लोग पढ़ोगे, मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करने वाला, एक पेज के लिए कर दे रहा हूँ कि ये कथन याद कर लेना नस्कर्ट के अनुसार वाला जो भी कहा है। विकासशील देशों में केवल उद्यमिता की पूंजी के विकासशील देशों में केवल उद्यमिता ही, ये ही लिखा हुआ है, ये याद रख लेना। ये वाला कोड करके आओगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है कि नए उपक्रमों की स्थापना हेतु बॉन्ड डिवेंचर, ये वाली लाइन इसलिए जुड़वा दिए थे क्योंकि अभी पढ़ाए हैं तुम लोगों को दिल से, बॉन्ड डिवेंचर शेयर। तो ये याद रख लोगे कि बॉन्ड डिवेंचर और शेयर के माध्यम से पूंजी के नवीन, और ये 10 नंबर का आएगा उद्यमिता का महत्व। तो अभी से डिक्लेयर कर रहे हैं, अक्टूबर में पेपर देख लेना कि सर पता कैसे था, यही प्रश्न आएगा 10 नंबर में, उद्यमिता का महत्व। आज बोल रहे हैं और इसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना, अभी रिकॉर्ड तो है, ये है, देख भी लेना कि कैसे आ गया सर, बताओ कैसे जानते हो तुम। ठीक है, तो नए उपक्रमों की स्थापना हेतु बॉन्ड डिवेंचर एवं शेयर के माध्यम से पूंजी के नवीन साधन निर्मित होते हैं, ये याद रख लेना। नस्कर्ट के अनुसार विकासशील देशों में केवल उद्यमिता ही इस तरीके की समस्याओं के अवैध दुर्ग को तोड़ सकता है। नए उद्योगों की स्थापना आप आराम से पढ़ सकते हैं। रोजगार के अवसरों का सृजन आप बता दीजिए। नवीन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विपणन, वितरण हेतु नवीन श्रमबल समूह, मतलब लेबर, और उसके बाद की आवश्यकता पड़ती है, इसी कारण स्वतः ही रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। रेव्यान कोई कह रहे हैं विकासशील देशों में उद्यमी रोजगार के अवसर पैदा करने वाला होता है। ये कथन आप देख लीजिएगा, आपकी वही कथन वाली जो लिस्ट है उसी को बड़ा कर लीजिए। आपका, आप यकीन मानिए, बहुत ही सटीक और शानदार उत्तर रहेंगे, इनके साथ ही होंगे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवीनतम कंपनियां फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओला में कार्यरत श्रमिकों की संख्या, ये मैंने बस खाली छोड़ दिया है ताकि कुछ काम आप भी करो। ये गूगल पे जाओगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कि इसमें कैसे श्रमिकों की संख्या है, और जिस बच्चे ने इस तरीके के उत्तर को लिखा उसको नंबर मिलते हैं। बाकी जो किताबों में लिखा है वो तो सबका है, तू बता तेरा तजुर्बा क्या है। समझ गए? गम में क्यों रहती हो तुम इतना? एनी गम? नो गम? ओके, खुश रहा करो तुमको तो डांटते भी नहीं। आगे देखो, ये जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सरकार के नवीन प्रयासों से भारत की जीडीपी वगैरह लिख करके आ जाना, और बता भी देना कि बीते कुछ 5-7 सालों पे हम लोगों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार रैंकिंग सुधरी है, वो हम लोगों ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है। उसके अलग अलग 10 पैरामीटर्स होते हैं, तो अलग अलग किया हुआ है। और ये जो अपने मतलब मध्य प्रदेश है, ये भी अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है। और ये जो बीमारू राज्य हुआ करते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ये वाले भी अब अपनी स्थिति को संवार रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें वृद्धि लगातार हो रही है और अच्छा ही है। नवीन उत्पाद और नई तकनीक का विकास, तो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर तक में हम नई तरीके की टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। जैविक कृषि की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक, सिंचाइयों की नवीन पद्धति, ड्रिप सिंचाई, जीरो इरिगेशन, इन सारी चीज़ों को अपना रहे हैं। और जब प्रत्येक क्षेत्र पे ये सारी चीज़ें करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया रहेगा ही। ऐसी ही कोई बात, ये देखिए जैविक कृषि आ गया, ये जैविक कृषि, ये बताए ना कि इतनी बार चीज़ों को पढ़ लो, समझ लो कि आप गलत भी बोलोगे तो उत्तर आपका वही निकलेगा। ठीक है, उत्तर वही निकलना है। इसके बाद देख लीजिए, नीम कोटेड यूरिया वगैरह लगा लेना। निर्यात संवर्धन, किसी देश में नए उद्यमियों को वस्तु हो गया है, और विदेशी पूंजी भंडार में बढ़ावा मिलता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापार सुदृढ़ होता है। वर्तमान में वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है, ये आप ही ढूंढेंगे, ये मेरे पास नहीं है अभी आंकड़े, मैंने तो बना करके दे दिया है। देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको उत्तर लिखना है जिस साल आप पेपर देने जाएंगे। इतना सर्च तो कर ही लोगे, इतना भी नहीं कर पाओ तो तैयारी छोड़ देना। आयात प्रतिस्थापन का मतलब मैंने कुछ खास बात नहीं की है। खाद्य सुरक्षा का मतलब ये है कि खाद्य सुरक्षा 2013 आया है और उसमें ये लिखा हुआ है कि हम भारत देश के लोग 80 करोड़ लोगों को भरपेट खाना दे देंगे घर में बैठे बैठे। अब जब 80 करोड़ लोगों का इतना बड़ा टारगेट बना ही लिया है तो फिर काम भी करो उसी तरीके का। तो फिर उसका एक ही तरीका है कि हमको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। और ये अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये पुरानी बुआई, पुरानी रुपाई, पुरानी कटाई, इसके अलावा कुछ नया साइंटिफिक तरीके का टेम्परामेंट एग्रीकल्चर पे अगर हम लाएंगे, वैसे भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये कह रही है कि हम लोगों को हर जगह पर अपना वैज्ञानिक तरीके का मिजाज लेकर के आना है। और यदि हम इसको लेकर के आएंगे तो हमारे जो ये बड़े बड़े ख्वाब हैं, ये बड़े बड़े ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। ऐसी बातें आपको करके आना है एग्ज़ाम हॉल पर, ठीक है।
और ये फिर विशेष लिखा हुआ है कि ये क्यों हमको चाहिए, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 1 पे 11 ऐसी रैंकिंग थी, शायद प्री के टाइम पे पढ़ाए थे। तो इसको कम करो भाई, इसको मतलब बेहतर करो, अच्छी स्थिति पे लेकर के आओ। भारत की स्थिति 2025 लिख दिए। जिस साल आप पेपर लिखोगे, जिस साल आप पेपर लिखोगे उस पर आप अगर आप 2-3 साल के आंकड़े लिखते हो और अगर अपनी स्थिति को सुधारता हुआ ऐसा कोई हल्का सा एक चार्ट वगैरह बनाते हो और 2-3 साल की रैंकिंग बनाते हो तो फिर आपका उत्तर औरों से अलग है। फिर मत कहना उत्तर कैसे लिखें, उत्तर ऐसे लिखें। अतः इसमें सुधार हेतु कृषि क्षेत्र में नवाचार अपरिहार्य मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। तो कृषि क्षेत्र, क्योंकि देश की इतनी बड़ी आबादी अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे और हम लोग तो हैं ही ऐसे इलाके पर, अपन लोग तो यहीं पर है ना भाई, अपने यहाँ पर तो दारे चावल होता है ना। तो जब यही सब चीज़ें होती हैं तो हम लोगों को तो इसी क्षेत्र में जो करना है इनोवेशन इसी क्षेत्र में करेंगे। नीति आयोग का NFHS लिख सकते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसकी भी यहाँ पर उसके भी डेटे आंकड़े लिए जा सकते हैं। और हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर हमारे यहाँ की बाल मृत्यु दर कितनी है, बाल मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, इन सभी चीज़ों को आप अगर लिखेंगे, हमारे यहाँ पर कुपोषण की दर क्या है, हमारे यहाँ पर एनीमिया की दर क्या है, अगर इन सभी समस्याओं को अगर हमको सॉल्व करना है तो फिर इन समस्याओं को वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, आंगनबाड़ी का मतलब कई विभाग के लोग रहते हैं, एक विभाग होता है महिला एवं बाल विकास विभाग। एक बार हम खबर में पढ़ रहे थे कि दलिया तक, गर्भवती महिलाओं की दलिया, जो नए नए बच्चे होते हैं उनकी दलिया तक साहब लोग खा जाते हैं। 5 पैकेट आती है, 5 किलो दलिया आती है, 250 ग्राम पहुंचती है आंगनबाड़ी सेंटर तक। और वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में हमारी रैंकिंग क्या है, तो देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक, इन सभी चीज़ों को गिराना है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा बखान था उसका ये था कि अभी जो PSC के नए सब्जेक्ट हैं वो ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको अगर आप एक जगह पर कंपाइल करके पेश करना सीख गए तो फिर आपसे आगे भी कोई नहीं, और यदि आपसे ये कंपाइलिंग नहीं आई तो आपके पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं। दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि उन लोगों को जितने लड़के चाहिए 20-25 लड़के डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए इतने प्रदेश में मिल जाएंगे जिनको कंपाइलिंग आती है, तो 20-25 लड़के उनको मिल जाएंगे और वही डिप्टी कलेक्टर DSP खत्म। कुपोषण का मतलब बता दिए हैं, कुपोषण क्या क्या होता है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर को बीमारू राज्यों की संज्ञा दी जाती है। तो बीमारू का मतलब ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के BIMARU हैं। तो इन सभी चीज़ों से निजात मिल जाए, बीमारू बिहार ये सब चीज़ें हैं। बढ़ते अपराध, कुपोषण, एनीमिया के कारण, असामयिक मौतें आदि के कारण इन क्षेत्रों में। और अपने यहाँ पर तो एक कौन सा तो इलाका है जिसको भारत का, मध्य प्रदेश, भारत का इथोपिया बोलते हैं, कौन सा है वो, MP का श्योपुर है कि श्योपुर है, श्योपुर है। तो अपने यहाँ पर तो हालात और ही बद से बदतर हैं। अपने यहाँ पर तो शिशु मृत्यु दर पूरे विश्व में सर्वाधिक है। तो अपने मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सारे विश्व में सर्वाधिक है। तो इन सभी चीज़ों को कैसे भी करके बाहर लाइए भाई, लाना ही पड़ेगा। जरा जरा से ननिहाल देखते हो, होटल में काम करते हैं, जरा जरा से इतने कुन्नू से आकर के कटोरे पे वो सब क्या है, उनके माँ बाप और मतलब उनके यहाँ की परिस्थितियों ने उनको वहाँ पर लेकर के ला करके खड़ा कर दिया, बच्चे को बोल दिया है कि आके करो। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमको थोड़ा सा लंबी अवधि के प्रयासों की ज़रूरत है, लंबी अवधि के। ये शॉर्ट टर्म पे नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म नहीं, इसके लिए थोड़ा सा प्लान हमारा लंबा और तगड़ा और जोरदार होगा। हालांकि सरकार इस दिशा में काम तो करी है भाई, सबके लिए शिक्षा का अधिकार तो है, बच्चा शिक्षा तो दे करने जा ही सकता है। मिड डे मील भी कर दी कि चलो कम से कम खाना ही आ जाएगा इसी भरोसे, उसके बाद भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब उन लोगों को भीख मांगना एक संस्थागत एक प्रक्रिया हो गई है। संस्थागत का मतलब कि कुछ चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। अब जब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं तो उन चीज़ों को ब्रेक करने के लिए ना लंबे और तगड़े प्रहार की ज़रूरत है। तो सरकार को बस वैसा ही तगड़ा प्रहार करना होगा, तब इन चीज़ों से निजात मिलेगी। ये बखान सुनो ज़्यादा और दिमाग में चिंतन करो, और उससे भी ज़्यादा। और इसको तो पढ़ ही लेना घर में जा करके, ठीक है। कुपोषण का मतलब, कुपोषण की स्थिति ज़रूर बताइए, इन चीज़ों से सामाजिक वो होगी। ये इसके आंकड़े देख लीजिए। वेस्टिंग का मतलब तो आपको बोल दिया है ना, वेस्टिंग क्या कहलाता है, अगरबत्ती। वेस्टिंग क्या हो गई, अगरबत्ती। स्टंटिंग क्या हो गया, ड्रम। परिभाषा अपने आप बन जाएगी आज से। लंबाई के अनुसार या कद के अनुसार वजन ना होना, और यहाँ पर क्या है, वजन के अनुसार अल्प वजन, तो आप समझ ले रहे हो। मातृ मृत्यु दर, जन्म लेने के बाद अगर महिला 42 दिनों के भीतर किसी भी कारण से, मतलब कभी कभी पोस्ट डिलीवरी में भी महिलाओं के साथ प्रॉब्लम होती है, तो उसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं। या तो प्रसव के दौरान या प्रसव अवस्था के बाद 42 दिनों के भीतर प्रति 1 लाख ऐसी महिलाओं पर, ये वाला आंकड़ा भी मध्य प्रदेश में खतरनाक है। शायद मैं याद कर पा रहा हूँ, 1 लाख में 173 महिलाएं हैं शायद। तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और इसको कम करना है। अपने यहाँ पर बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। नवजात मृत्यु दर भी अपने यहाँ पर शायद 35 के करीब है और उसको 25 लेकर के आना है, ऐसा कुछ है।
और उद्यमी के ये फिर ये अलग टॉपिक है, इसको भी यहाँ पर काट दीजिए। तो ये वाले जो आंकड़े होंगे, ये आंकड़े आपके उत्तरों को बेहतर बनाएंगे, ना कि शब्द आपके उत्तर को बेहतर बनाएंगे। तो 10 में से 2.5 नंबर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, 4 नंबर आप लोग पा जाएंगे, अब इतना मेरे को खुद पे विश्वास है। लेकिन 7 नंबर तक आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप लोगों को इसका 2 बार रिवीजन, अपडेशन, अभ्यास, इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए 2 मिनट से मिलते हैं। अभी 12-20 से आराम से पढ़ाऊंगा जब तक मेरा मन होगा, ये ना सोचिएगा। उन ढोरों को भी जोड़ लेना अब इसके बाद, इसको वो करो।